लोग शुरू करेंगे रॉयल्टी अकाउंट पढ़ना। तो रॉयल्टी अकाउंट को पढ़ने से पहले हम लोग एक बात देख ले कि रॉयल्टी अकाउंट के अंदर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट के अंदर में वो ये, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शन के अंदर में हम लोग फीचर्स, इसके मीनिंग क्या हुआ रॉयल्टी अकाउंट का, रॉयल्टी अकाउंट के फीचर्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के अंदर में टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानेंगे, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट के अंदर में वो कौन कौन से टर्म है, वो कौन कौन से टेक्निकल वर्ड है जो कि यूज किए जाएंगे और जिसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रॉयल्टी अकाउंट को समझना चाहते हो तो। देन हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट के से जो रॉयल्टी अकाउंट के चैप्टर के अंदर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे वो है एनालिटिकल टेबल। उसके बाद हम लोग एनालिटिकल टेबल समझेंगे, क्योंकि एनालिटिकल टेबल के साथ अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझेंगे, टेक्निकल वर्ड्स को समझेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। एंड देन आफ्टर द टेक्निकल वर्ड्स वी विल स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर द रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी अकाउंट के अंदर में किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बनाना शुरू करेंगे एंड देयर आफ्टर क्वेश्चन। और क्वेश्चन के बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, अलग अलग सिचुएशन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टी अकाउंट हम लोग किस तरीके से रॉयल्टी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले बात आती है रॉयल्टी अकाउंट की मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ रॉयल्टी अकाउंट का। सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रॉयल्टी अकाउंट के मीनिंग। तो क्या है रॉयल्टी अकाउंट का मीनिंग उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट, हम लोग रॉयल्टी अकाउंट पढ़ रहे हैं लेकिन मीनिंग स्टार्ट किसका कर रहे हैं, रॉयल्टी का। सबसे पहले हम लोग रॉयल्टी अकाउंट नहीं बल्कि सिर्फ रॉयल्टी का मतलब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रॉयल्टी क्या होता है। तो इन शॉर्टली वी कैन से दैट रॉयल्टी इज एन अमाउंट, रॉयल्टी इज एन अमाउंट। क्या है तो रॉयल्टी अकाउंट के बारे में सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि रॉयल्टी क्या है। सो रॉयल्टी इज एन अमाउंट, रॉयल्टी एक तरह का अमाउंट है। ये रॉयल्टी एक तरह का अमाउंट है, मतलब क्या, किस तरह का अमाउंट, क्या अमाउंट कैसे। तो रॉयल्टी इज एन अमाउंट मतलब ये कि जैसे सैलरी एक तरह का अमाउंट होता है, रेंट एक अमाउंट है, फी एक तरह का अमाउंट है, कमीशन एक तरह का अमाउंट है, इंटरेस्ट एक तरह का अमाउंट है, उसी तरह से रॉयल्टी भी एक प्रकार का अमाउंट होता है which can be paid by any individual for or any कंपनी, जिसे किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म और किसी भी कंपनी के द्वारा पेड किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, रॉयल्टी क्या है, तो रॉयल्टी इज एन अमाउंट विच कैन बी पेड बाय एनी इंडिविजुअल फर्म और एनी कंपनी, यानी वो एक ऐसा अमाउंट है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा या फिर किसी भी कंपनी के द्वारा पे किया जा सकता है। क्यों और किसको, सो टू द लैंडलॉर्ड ऑफ एनी एसेट्स, किसे पे किया जाएगा, तो टू द लैंडलॉर्ड ऑफ एनी एसेट्स। यहाँ पर लैंडलॉर्ड कहने का मतलब हो गया ओनर ऑफ द एनी एसेट्स, किसी भी प्रकार के एसेट्स के ओनर को पे किया जाएगा। क्यों पे किया जाएगा, फॉर यूज ऑफ देयर एसेट्स। बात को समझ रहे हैं क्या है रॉयल्टी अकाउंट।
सो रॉयल्टी अकाउंट नहीं, रॉयल्टी क्या है? सो रॉयल्टी इज एन अमाउंट विच कैन बी पेड बाय एनी इंडिविजुअल फर्म और एनी कंपनी टू द लैंडलॉर्ड ऑफ एनी एसेट्स फॉर यूज ऑफ देयर एसेट्स। ठीक है, यानी कि रॉयल्टी एक अमाउंट है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें अमाउंट होते हैं, उस तरह से रॉयल्टी भी एक प्रकार का अमाउंट है जिसे किसी भी व्यक्ति, फर्म और किसी भी कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। किसे पे किया जाता है? तो लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो फॉर द यूज ऑफ देयर एसेट्स। यानी कि इन शॉर्टली, जब कोई अमाउंट किसी भी पर्सन को, किसी भी उस एसेट्स के ओनर को पे किया जाए उस एसेट्स के प्रयोग करने के बदले, तो उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ये तो था आपका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस। अब हम लोग समझते हैं विद एग्जांपल। मान लो सपोज दैट कि आपने क्या किया कि आपने सोचा कि चलो कुछ प्रोडक्शन का काम किया जाए। आपने सोचा कि कुछ प्रोडक्शन का काम किया जाए, कुछ मैन्युफैक्चर किया जाए, और आप मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास उस तरह का प्लांट और मशीन नहीं है जिससे आप अपने जो भी आप चाह रहे हैं प्रोडक्शन करना, उसका प्रोडक्शन कर सकें। तो आप क्या करोगे? आप उन लोगों को ढूंढोगे, वैसे व्यक्ति, वैसे फर्म, वैसे कंपनी को ढूंढोगे जिसके पास उस तरह का एसेट्स है जो आपके काम आ सकता है, और वो आपको परमिशन दे कि आप उनके एसेट्स का प्रयोग करके प्रोडक्शन का काम कर सकते हो। तो आप वैसे व्यक्ति से, वैसे कंपनी से, फर्म से संपर्क करोगे और वहां से आप परमिशन लोगे कि मैं आपकी मशीन, आपके प्लांट का प्रयोग करना चाहता हूं अपने प्रोडक्शन के लिए। अब बात है कि वो क्यों देगा आपको, क्यों आपको परमिशन देगा? तो वो इसलिए कि अगर मान लीजिए कि आप कहते हो कि आप अपने एसेट्स का प्रयोग करने दो, आप अपने मशीन का मुझे यूज करने दो, प्लांट का यूज करने दो, और इसके बदले जितने भी प्रोडक्शन होंगे उसके बदले मैं कुछ ना कुछ अमाउंट आपको, एक फिक्स आप चार्ज कर लोगे, फिक्स आप डिसाइड कर लोगे कि क्या देना है, आप कुछ ना कुछ उस पर क्या करोगे कि पे करोगे, कुछ ना कुछ अमाउंट एक फिक्स करके उसे पे करोगे। तब हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने एसेट्स का प्रयोग करने देने के लिए आपको तैयार हो जाए। तो यहाँ बात समझ रहे हैं, यानी कि आप दूसरे व्यक्ति का, दूसरे कंपनी के एसेट्स का प्रयोग करके अपने मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे। तो आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे, जितना भी आउटपुट करोगे, पर आउटपुट आप कुछ ना कुछ उसे एक अमाउंट के रूप में उसे आपको पे करना पड़ेगा, रेंट के रूप में पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट रॉयल्टी कहलाएगा। यह बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे रॉयल्टी का मतलब ये हुआ। अब हम लोग इसके फीचर्स की बात करते हैं। रॉयल्टी का मतलब समझ गए। फिर से एक बार हम लोग जान लें कि रॉयल्टी वो अमाउंट है जो कि किसी भी एसेट्स, किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी के प्रॉपर्टी और एसेट्स का प्रयोग करने के बदले हम लोग जो पे करते हैं एक तरह का रेंट, उसे हम रॉयल्टी कह सकते हैं। अब है कि इसके क्या फीचर्स हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, विशेषताएं हैं, फीचर्स आप लोग के एग्जाम्स में अगर आता है तो आप इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर सकते हो एज ए फीचर। वो क्या है? तो कह रहा है सबसे पहले कि इट इज पेड टू फुलफिल एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इसे क्यों पे किया जाता है। तो पहला फीचर्स ये है कि इसे किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए पे किया जाएगा, फुलफिल करने के लिए पे किया जाएगा। जैसे मान लो सपोज कि किसी जमीन से मिट्टी निकाला जाए, किसी की जमीन से मिट्टी निकाला जाए, वो मिट्टी निकालने के बदले मैं उसे पे कर रहा हूं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वो मिट्टी निकाला क्यों जा रहा है? तो वो मिट्टी निकाला जा रहा है ईंट बनाने के लिए।
तो ईंट बनाने के लिए यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है रॉयल्टी पे करने का, कि ईंट बनाने के बदले पे किया गया रॉयल्टी, और उसके लिए मिट्टी निकाला गया। तो उस मिट्टी में जितने टन मिट्टी वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, निकाले जाएंगे, उसके बदले जो अमाउंट पे कर रहे हैं उसे हम रॉयल्टी कहेंगे। तो यानी कि पहला क्या हो गया, फर्स्ट जो हुआ वो ये कि किसी एक खास उद्देश्य के लिए रॉयल्टी का अमाउंट पे किया जाता है, ये फर्स्ट है। आप लोग इसे नोट करते चले जाओगे तो आपका एक बिल्कुल इस चैप्टर का नोट्स भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आपका एक नोट भी प्रिपेयर हो जाए। सेकेंड है इट इज पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब यहाँ पे दूसरी जो बात आती है वो ये कि रॉयल्टी का अमाउंट कब पे करना है। तो रॉयल्टी का अमाउंट एक सर्टेन, एक निश्चित समय के बाद पे करना होता है। जैसे मान लो कि हम लोग हर क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने पे रॉयल्टी का अमाउंट जितना आउटपुट होगा उस पर रॉयल्टी पे करेंगे। तो यानी कि एक सर्टेन यहाँ पे टाइम हो गया, सर्टेन पीरियड हो गया कि हर 3-3 महीने पे, हर 6-6 महीने पे रॉयल्टी का अमाउंट पे करना है। तो हर 6-6 महीने पे अगर रॉयल्टी का अमाउंट पे करना है तो 6 महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना आउटपुट हुआ, वो हम लोग कैलकुलेट करके 6 महीने के अंत में रॉयल्टी पे करेंगे। अगर एक साल पे करना है तो एक साल का हम लोग पूरे साल भर का आउटपुट निकालेंगे, उस पर रॉयल्टी कैलकुलेट करके पे करेंगे। तो ये क्या होगा, इसका एक सर्टेन पीरियड होता है, एक निश्चित समय होता है जो कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन टू गेट एनी स्पेसिफिक राइट। यहाँ पे एक कंसिडरेशन वर्ड है, ये कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, और प्रतिफल का क्या मतलब होता है, तो जब भी हमें कुछ भी प्राप्त करते हैं, जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि क्या ये पेन तुम 10 रुपये में परचेस करोगे मेरे से, अगर आप बोलते हो कि ओके मैं 10 रुपया में इस पेन को परचेस कर लूँगा और आपने परचेस कर लिया, तो यहाँ पे ये पेन आपको मिला तो आपका ये कंसिडरेशन कहलाया, और मुझे क्या मिला, मुझे 10 रुपये मिले, तो मेरा कंसिडरेशन क्या था, मेरा कंसिडरेशन था 10 रुपया। तो यहाँ पे कह रहा है कि रॉयल्टी भी एक तरह का कंसिडरेशन है टू गेट एनी स्पेसिफिक राइट, ठीक है। यानी किसी भी राइट को पाते हैं, किसी भी राइट को हमें कोई भी अधिकार मिलता है किसी भी चीज़ का यूज़ करने का, वो हमारा एक कंसिडरेशन के रूप में होता है जिसके बदले हमें रॉयल्टी पे करने पड़ते हैं। तो रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन टू गेट एनी स्पेसिफिक राइट, यानी कि कंसिडरेशन है किसी स्पेसिफिक एक विशेष अधिकार का प्रयोग करने का। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द रेसिपिएंट एंड पेयर ऑफ द रॉयल्टी, यानी कि जो रॉयल्टी के अमाउंट को पे करेगा और जो रॉयल्टी के अमाउंट को रिसीव करेगा, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। और दूसरा है उसके बाद है देयर मस्ट बी अ सर्टेन रेट टू कैलकुलेट रॉयल्टी, और रॉयल्टी किस रेट पे कैलकुलेट होगा, कितना होगा, इसका एक निश्चित रेट होना चाहिए, दर होना चाहिए जिस पे रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाए। तो ये था रॉयल्टी का फीचर। अब आप लोग रॉयल्टी का मतलब तो समझ चुके होंगे कि रॉयल्टी क्या है। इन शॉर्टली आपको फटाक से फिर से मैं आपको बता दूं कि रॉयल्टी वो अमाउंट है जिसे कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म उस व्यक्ति को देता है जिसका प्रॉपर्टी और एसेट्स का प्रयोग उसे करने का अधिकार मिलता है। इसके फीचर्स होते हैं, ये एक खास उद्देश्य के लिए पे किया जाता है, दूसरा एक निश्चित समय होता है, तीसरा ये एक प्रकार का प्रतिफल है किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए, चौथा जो पैसा रॉयल्टी का अमाउंट पे करेगा और रॉयल्टी का अमाउंट रिसीव करेगा उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एक निश्चित समय होना चाहिए, एक निश्चित रेट होना चाहिए जिसपे कि रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाए। तो ये हो गया हम लोग का रॉयल्टी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसके बाद जो है पढ़ेंगे रॉयल्टी के अंदर में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझना, उसके बिना आप रॉयल्टी का चैप्टर नहीं समझ पाओगे। चलिए, तो अभी हम लोगों ने जाना क्या कि रॉयल्टी के अंदर में रॉयल्टी का क्या मतलब होता है, रॉयल्टी के अंदर में क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अभी जो अब लोग हम लोग जानेंगे, देखेंगे वो ये
कि इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी यूज्ड इन द रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इस चैप्टर को समझने के लिए इस टेक्निकल वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड to be used in the royalty account। ठीक है, यानी कि रॉयल्टी के इस चैप्टर में ये सारे वर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि रॉयल्टी क्या है। हाउएवर फिर से हम लोग देखते हैं रॉयल्टी क्या है। तो रॉयल्टी इज अ टाइप ऑफ रेंट। हम लोग कह सकते हैं कि रॉयल्टी इज अ टाइप ऑफ रेंट विच इज पेड बाय लेसी टू द लेसर, या फिर इसे हम लैंडलॉर्ड भी कहते हैं, फॉर द यूज ऑफ देयर यूज ऑफ एसेट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रॉयल्टी का मतलब समझा था कि रॉयल्टी क्या है। फिर से हम लोग एक टेक्निकली इसे फिर से हम लोग देखेंगे कि रॉयल्टी का क्या मतलब होता है। तो रॉयल्टी इज अ टाइप ऑफ रेंट। रॉयल्टी क्या है, एक रेंट है विच इज पेड बाय लेसी टू द लेसर और लैंडलॉर्ड टू द फॉर द यूज ऑफ एसेट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एसेट्स का यूज करे, जब भी कोई व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के एसेट्स या अधिकार का प्रयोग करता है, तो उसके बदले जो अमाउंट देता है, जो उसके बदले एक रेंट के रूप में पैसा देता है, उसे हम क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारे अंदर में हमारे जो प्रश्न आते हैं वो ये कि ये लेसर और लेसी क्या होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये कि ये लेसर और लेसी क्या होता है। तो वेयर lessee refers to an individual or a company who get the right to use the assets of लेसर। यानी कि लेसी का मतलब क्या हुआ, तो लेसी वो पर्सन है जो कि अधिकार प्राप्त करता है। इट मीन्स कि जो व्यक्ति रॉयल्टी का अमाउंट पे करेगा और जो व्यक्ति अधिकार प्राप्त करेगा लेसर के एसेट्स के प्रयोग को करेगा, उसे हम लेसी कहेंगे। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे अधिकार का प्राप्त करता कह सकते हैं। यानी कि जिसको अधिकार मिल रहा है, जो यूज करेगा किसी दूसरे के एसेट्स को, उसे हम लेसी कहेंगे। तो अब कह रहा है कि लेसर क्या हो जाएगा, तो लेसर या फिर इसे हम लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। कह रहा है इट इज
those individual or company who give permission to use their assets to लेसी, यानी जो लेसी को अपने एसेट्स का प्रयोग करने का परमिशन देता है उसे हम लेजर कहते हैं। अब थोड़ा इसे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दिया था कि एक आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, बट यू हैव नो एनी एसेट्स, नो हैवी प्लांट। आपके पास कोई भी एसेट्स, कोई भी मशीन, कोई भी प्लांट नहीं है जिससे कि आप उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाओ, मैन्युफैक्चर कर पाओ। आपके पास रॉ मटेरियल्स है, तो आप क्या करोगे, आप वैसे कंपनी या वैसे पर्सन के पास जाओगे जिसके पास उस तरीके के मशीन और प्लांट है जो कि आपके प्रोडक्शन के लिए काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उनसे परमिशन लिया कि मैं आपके प्लांट और मशीनरी का प्रयोग कर सकता हूँ अपने प्रोडक्शन के लिए। तो अगर वो परमिशन देता है तो आप अपने रॉ मटेरियल्स का यूज उस मशीन के प्रयोग करके, यूज करके और मशीन का प्रयोग करके आप प्रोडक्शन करोगे। लेकिन वो अपना चूंकि मशीन और प्लांट आपको दे रहा है यूज करने के लिए, तो उसके बदले वो तो कुछ ना कुछ लेगा। तो वो जो अमाउंट लेगा उसे हम रॉयल्टी कहेंगे। और आप जो रॉयल्टी की अमाउंट को पे कर रहे हो, यानी कि आप अधिकार मिल रहा है आपको, आप प्राप्त कर रहे हो किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के एसेट्स का प्रयोग करने का, तो आप कौन बन गए, आप कहे जाएंगे लेसी। और जो व्यक्ति जिसके एसेट्स का प्रयोग आप कर रहे हो, जो व्यक्ति आपको परमिशन दे रहा है अपने एसेट्स के प्रयोग करने का और रॉयल्टी अमाउंट जो पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, लेसर या फिर लैंडलॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट था समझना। अब यही नहीं, अभी और भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसे बहुत जरूरी है हम लोग को समझना। अब है जो नेक्स्ट, इसे आप लोग अगर अपनी कॉपी में लिखते जाओगे तो आपका एक नोट्स तैयार होते चला जाएगा जो कि आपके बहुत काम आएगा। अगला जो वर्ड है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम रेंट, या फिर इसे हम डेड रेंट भी कहते हैं। मिनिमम रेंट या फिर इसे हम लोग डेड रेंट भी कह सकते हैं। ये मिनिमम रेंट क्या है, सो मिनिमम रेंट और डेड रेंट इज एन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, यानी ये रॉयल्टी का ही अमाउंट है विच इज determined to take from lessee in the less production than expected or in the situation of non-production, यानी कि ये एक वो अमाउंट है जिसे लेसी उस सिचुएशन में लेगा जब प्रोडक्शन कम होता है या फिर जब प्रोडक्शन हो ही नहीं। यानी कि उस सिचुएशन में जब हम लोगों ने कुछ प्रोडक्शन, यानी कि हमें क्या है कि हमने अपने यूज़ करने के लिए किसी को एसेट दिया, अब वो हमारी मशीन का यूज़ कर रहा है, हमारी मशीन का प्रयोग कर रहा है। अब हमारी मशीन को उसने 1 साल तक अपने
पास रख लिया कि 1 साल तक मैं इस मशीन का यूज़ करूँगा और जितना प्रोडक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं पर केजी, पर टन, पर जो भी है पीस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रॉयल्टी दूंगा। तो यहाँ बात ये आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन बहुत कम होता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन वो करता ही नहीं है, बिल्कुल प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमारी जो दी गई मशीन थी, हमारे जो दिए गए प्रॉपर्टी एसेट्स जो थे, वो इस्तेमाल भले ही वो करे या ना करे, हमारे लिए वो नुकसान हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स कर देते हैं, मिनिमम रेंट फिक्स कर देते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्शन कम होता है या फिर नहीं होता है तो कम से कम ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से लेते हैं कि आपके पास अगर बिजली बिल आती होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती होगी, तो आप देखते होंगे कि एक अमाउंट होता है, एक चार्ज होता है मीटर का, जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ करो या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो या फिर नहीं यूज़ करो, आप यूज़ करो बिजली का या फिर नहीं करो, एक मिनिमम चार्ज आएगा जिसको आपको पे करना पड़ता है। तो वो क्या है, वो एक मिनिमम रेंट होता है जो कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमसे चार्ज करते हैं। हम लोग नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी वो मिनिमम अमाउंट चार्ज पे करना पड़ता है, और अगर हम लोग उससे ज़्यादा करते हैं तो जितना करेंगे वो पे करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे एक मिनिमम रेंट जब हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि इतना मिनिमम रेंट दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में कि हमें प्रोडक्शन हो अथवा प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा, कम होने पे, ज़्यादा तो नहीं होने पे, अगर कम होता है तो वो मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे किसी कंपनी ने मिनिमम रेंट 10,000 डिसाइड किया, ठीक है, ये डिसाइड किया कि वो मिनिमम रेंट के रूप में कितना लेगा, 10,000, ये उसने डिसाइड किया। और ये मिनिमम रेट डिसाइड हुआ और ये हुआ कि जितना केजी प्रोडक्शन होगा वो पर केजी प्रोडक्शन पे 1 रुपये पर केजी रॉयल्टी के रूप में लेगा, ठीक है। ये जो है, मैं और भी एग्जांपल दूंगा, ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक कंपनी जो कि अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए देती है, अपने एसेट्स को, अपनी मशीन को यूज करने के लिए किसी दूसरे को देती है, और वो कहेगा कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो पर केजी प्रोडक्शन पे 1 रुपया लेगा, पर केजी प्रोडक्शन आउटपुट पे 1 रुपया रॉयल्टी के रूप में लेगा। अब उसने क्या किया कि 12,000 केजी उसने आउटपुट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, 12,000 केजी आउटपुट हुआ उसका, तो 1 रुपये के हिसाब से हम लोग कितना लेंगे, 12,000। फिर क्या हुआ कि उसने 15,000 केजी उसका आउटपुट था, 15,000 केजी उसने प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, तो 1 रुपये के हिसाब से हम उससे रॉयल्टी कितना लेंगे, 15,000। अब जो है उसने क्या किया, 8,000 केजी अगली बार फिर से उसका आउटपुट था, तो 1 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 8,000। लेकिन यहां पर कितना हुआ, 8,000 हुआ, लेकिन हम लोग मिनिमम कितना फिक्स करके रखे हैं, 10,000। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे जो रॉयल्टी का अमाउंट, जैसे पहले 12,000 था, फिर 15,000 था, फिर से रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम चला जाए, तो हम लोग एक अमाउंट फिक्स करके रखे हैं, यानी कि यहाँ पे 10,000 जो मिनिमम रेंट डिसाइड किए हैं, अगर इससे कम हुआ तो हम ये अमाउंट को ना लेके हम लोग फिर क्या लेंगे, हम लोग 10,000 का अमाउंट लेंगे, ये मिनिमम रेंट लेंगे। ये होता है मिनिमम रेंट कि अगर प्रोडक्शन कम हुई तब हम लोग ये लेंगे, और अगर ज़्यादा हुई है तो ठीक है, यानी कि एक मिनिमम चार्ज फिक्स कर दिया गया। जैसे कि हम लोग सपोज कि हम लोग एक ऑटो खरीदते हैं, और ऑटो खरीद के किसी दूसरे को चलाने के लिए दे दें, और मैं बोलूँगा कि पर पैसेंजर पे 1 रुपया आपसे लिया जाएगा। आप जितनी पैसेंजर को इधर से उधर घुमाओ, मैं सारे पैसेंजर पे हर फेयर पे
1 रुपया लूँगा। अब 1 रुपया पर फेयर पे लूँगा तो वो बोलेगा कि मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं, आज तो मेरे यहाँ पैसेंजर आया ही नहीं, आज तो सिर्फ 2 ही पैसेंजर आए, तो क्या 2 रुपये के लिए 2 रुपये लेकर मैं उसे पूरे दिन अपने ऑटो को उसके हवाले कर दूँ? ये सही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि आपको जितने भी पैसेंजर होंगे आपके यहाँ बैठेंगे उसके भाड़े में से, उसके किराए से 1 रुपया मैं लूँगा, पर पैसेंजर के किराए से 1 रुपया मैं लूँगा। लेकिन यहाँ पर 300 फिक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 फिक्स होगा, यानी कि अगर आप 300 से ज़्यादा करते हो, 400 होता है तो अलग बात, लेकिन कम से कम 300 रुपया आपको देना होगा। ये क्या किया गया, ये मिनिमम फिक्स कर दिया गया, मिनिमम रेट। उसी तरीके से जब हम रॉयल्टी के अंदर में पढ़ते हैं तो रॉयल्टी के अंदर में जब कोई एसेट्स प्रॉपर्टी हम लोग लीज पर या किसी चीज़ का अधिकार प्राप्त करते हैं तो उसके प्रयोग के बदले हम लोग रॉयल्टी पे करते हैं, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉयल्टी फिक्स कर दिया जाता है जिसे हम लोग मिनिमम रेंट कहते हैं। ये मिनिमम रेंट और भी अच्छे से क्लियर होगा जब हम सारे टर्म के साथ एनालिटिकल टेबल के अंदर में जब इसे देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब है कि ये तो मिनिमम रेंट की बात हो गई। अब उसके बाद आती है अगला शॉर्ट वर्किंग। अब जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट वर्किंग। अब ये शॉर्ट वर्किंग क्या है, तो मिनिमम रेंट में हमने अभी क्या जाना, मिनिमम रेंट में अभी हम लोगों ने जाना कि वो अमाउंट जो कि एक फिक्स कर दिया जाता है जिसे कि लेसर लैंडलॉर्ड उस सिचुएशन में लेगा जब प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड से कम होता है या फिर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम रेंट या फिर डेट रेंट। अब आती है शॉर्ट वर्किंग के। ये शॉर्ट वर्किंग क्या है, तो शॉर्ट वर्किंग के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग रिफर्स टू एन अमाउंट, या फिर आप सीधे सीधे लिखो इट इज डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट वर्किंग क्या हो गया, तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम रेंट कब हमें पे करना होता है, जब हमारी रॉयल्टी कम हो जाती है। यानी कि शॉर्ट वर्किंग जो है ये कब होता है, जब हमारा मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो जाए। जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो जाए उस समय जो अमाउंट डिफरेंस होता है उसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी से ज़्यादा हो जाए तब उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट वर्किंग। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक कंपनी ने फिक्स किया कि उसकी मिनिमम रेंट 10,000 होगी, ठीक है, और उसने डिसाइड किया था कि जो भी, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल लिए थे कि जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर 1 रुपये पर केजी के हिसाब से हम लोग लेंगे। तो प्रोडक्शन कितना हुआ, 6,000। तो 6,000 और 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है रॉयल्टी, 6,000 रुपीज। अगर 6,000 केजी है और 1 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना होता है अमाउंट, तो 6,000 रुपीज जो कि हमें लैंडलॉर्ड को पे करना होता। तो
हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मिनिमम रेंट फिक्स किया गया है वो 10,000, मतलब कि आपको 10,000 से ऊपर जितना भी, अगर 15,000 प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट है तो ₹1 के हिसाब से 15,000, अगर 20,000 है तो 20,000 रुपये का ₹1 के हिसाब से 20,000 kg का ₹1 के हिसाब से 20,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन अगर वो 10,000 से नीचे गया तब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तब हम लोग मिनिमम आर रेंट ही पे करेंगे। अगर 10,000 यहाँ पे फिक्स लिमिट कर दिया गया कि इससे नीचे नहीं लेंगे, अगर इससे नीचे गया तो फिर ये जो फिक्स किया गया है मिनिमम रेंट ये हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी क्या यूज किया गया, एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो कितना अर्न हुआ, वो कितना निकलता है, तो मात्र 6,000। एक्चुअल रॉयल्टी कितना निकलता है 6,000, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है 10,000। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्ट डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट वर्किंग। यानी कि मिनिमम रेंट हमारा जो है वो 10,000 फिक्स कर दिया गया था, लेकिन एक्चुअली में रॉयल्टी जो हो गया वो कितना है 6,000। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 4,000 जो निकल के आया है इसे हम शॉर्ट वर्किंग कहेंगे। अब है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मिनिमम रेंट ज्यादा हुआ और रॉयल्टी मिनिमम रेंट कम हो जाए और रॉयल्टी ज्यादा हो गया, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम लोग कहेंगे सरप्लस। ठीक है, ये क्या होगा, इट इज एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर शॉर्ट वर्किंग। इट इज एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर शॉर्ट वर्किंग। यानी कि ये क्या है कि जितना हमारा रॉयल्टी यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं, इट इज एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम रेट से रॉयल्टी जितना ज्यादा होगा उसे हम सरप्लस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम रेट हमारा, इसमें फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, सरप्लस इज इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। जैसे हम लोग अगर बात करें सरप्लस की, तो सरप्लस में अभी जो दिखाया गया है, सरप्लस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया वो ये है कि मिनिमम रेंट था 10,000, ठीक है, और हमारा जो रॉयल्टी अर्न हुआ था वो 6,000। तो यहाँ मिनिमम रेंट ज़्यादा हो गया और रॉयल्टी कम है, तो इसे हम शॉर्ट वर्किंग कहेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है कि रॉयल्टी ज़्यादा हो गया 15,000 और मिनिमम रेंट है 10,000 विच इज डिसाइडेड, जो कि पहले से डिसाइड किया हुआ है, किया जाता है, तो यहाँ पे सरप्लस जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, सरप्लस, जो कि कितना है हमारा 5,000, ये सरप्लस है। तो ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर को समझने के लिए। अब है कितना ही नहीं, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे भी आपको रॉयल्टी चैप्टर को समझने के लिए समझना जरूरी है। अब क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट्स या फिर रिक्रूटमेंट, इसे हम कहेंगे। ये क्या है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट, तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन अमाउंट इज short working amount is recouped in the next year, then it is called
या फिर एडजस्टेड की आप कह सकते हैं, एडजस्टेड। When short working amount is recouped or adjusted in the next year, then it is called short working recouped. इसे हम कहेंगे short working recouped. ओके, यानी कि short working recouped का मतलब क्या हुआ कि when short working amount is recouped or adjusted in the next year, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि इस ईयर में हमारा मिनिमम रेट 10,000 था और जो रॉयल्टी हमारा अर्न हुआ वो कितना हुआ 6,000, तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया हमारा बीच में 4,000, शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया 4,000। अब है कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे या फिर जो भी एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में बनता है तो इस शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को आप एडजस्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से। जैसे अगले साल जो है मिनिमम रेंट 10,000 ही है और जो आपका रॉयल्टी अर्न हुआ है वो हुआ है 16,000, तो 16,000 हुआ तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो गया, 10,000 से 6,000 एक्स्ट्रा हो गया हमारा रॉयल्टी। तो इस 6,000 में से 4,000 हम एडजस्ट कर देंगे जो पिछले बार हमारा शॉर्ट वर्किंग रह गया था, यानी पिछले बार कम पड़ गया था, उससे हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये सिर्फ आपको ऐसे ही बताया जा रहा है, उसके बाद जब एनालिटिकल टेबल से बताया जाएगा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो अमाउंट शॉर्ट वर्किंग रिपोर्ट का मतलब हुआ कि जब हम लोग पिछले साल के शॉर्ट वर्किंग को आने वाले प्रॉफिट से, आने वाले सरप्लस से एडजस्ट करते हैं तो उसे हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कहते हैं। अब एक और वर्ड आ सकता है अनरिकूपमेंट। तो जब आने वाले साल में भी जब ऐसा हो कि आने वाले ईयर में भी फिर से रॉयल्टी हमारा शॉर्ट वर्किंग से मिनिमम रेंट से ज़्यादा ना हो, या तो बराबर ही हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तो अगले साल फिर से अगर प्रॉफिट नहीं हो पाया तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि फिर से हमारा जो पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग रह गया था वो शॉर्ट वर्किंग रिकूप या फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो वैसे यानी कि अगर आने वाले प्रॉफिट से पिछले जो शॉर्ट वर्किंग था हमारा वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, रिकूप नहीं हो पाता है, तो उसे हम अनरिकूपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल टेबल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और उस अगर आप एनालिटिकल टेबल समझ जाते हो तो आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए कोल कंपनी टेक तो चलिए अब आप लोग के सामने क्वेश्चन है जिसके आधार पे हम लोग एनालिटिकल सम टेबल समझेंगे। ये एनालिटिकल टेबल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिटिकल टेबल समझते हो तब आप लोग से कोई भी रॉयल्टी का क्वेश्चन बन पाएगा, अगर नहीं समझते हो तो रॉयल्टी का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। जिसमें हम लोग सबसे पहले खुद से, ऐसा नहीं है कि बुक में जितने कॉलम है आप भी उतना ही कॉलम दो, आप जितने कॉलम से आपका काम चल सकता है आप उतना ही दो। जैसे मान लीजिए सपोज मैं इसमें लिख देता हूं ईयर, इसमें लिख देता हूं रॉयल्टी पर टन, ठीक है, या फिर रॉयल्टी लिख देता हूं। उसके बाद इसमें लिख देता हूं मैं मिनिमम रेंट, उसके बाद लिखेंगे हम लोग शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, और उसके बाद चाहो तो अनरिकूप्ड लिख सकते हो,
या फिर यहाँ पे पीएल अकाउंट भी दिखा सकते हो, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। हम लोग सिर्फ एक ही नहीं समझेंगे एनालिटिकल टेबल, हम लोग बहुत सारे एनालिटिकल टेबल को एग्जांपल में लेके समझेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर में, तो क्वेश्चन के अंदर में जो कहा जा रहा है वो ये कि एक कोई कंपनी है जो कि एक माइन को लीज पे लेता है 4 सालों के लिए, और ये कब से लिया जा रहा है, तो 1 अप्रैल 2012 से। और जो रॉयल्टी मर्जिंग और रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन यानी कि जितना टन वो एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, कोल को रेज करेगा, उस पे पर टन ₹1 वो चार्ज करेगा, वो रॉयल्टी के रूप में लेगा। और ये डिसाइड किया गया कि शॉर्ट वर्किंग जो है, जो भी शॉर्ट वर्किंग यानी कि अगर हमारा रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से कम हो जाता है, तो जो भी मिनिमम रेंट से कम हुआ यानी कि शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है वो रिकूप यानी कि एडजस्ट किया जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स तक ऑनली, सिर्फ 2 साल आने वाले अगले 2 साल तक ही सिर्फ उसे रिकूप करने का अधिकार होगा। और जो आउटपुट हुई है वो इस प्रकार से हुई है। और जो मिनिमम रेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम रेंट वो कितना है, 10,000 फॉर ईच ईयर, सारे ईयर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 2012, 2013, 2014 एंड 2015। जो रॉयल्टी अमाउंट है 2012 में 8,000, 13 में 10,000, उसके बाद 15,000 एंड देन 20,000। अब सोचो कि हमारी रॉयल्टी अमाउंट कैसे निकले, तो ये आउटपुट है। हम लोग चाहें तो इसका थोड़ा सा 1-2 और बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करें तो ये और समझना आसान होगा। इसमें हम लोग लिख देते हैं आउटपुट इसमें लिख देते हैं रॉयल्टी और इसमें लिख देते हैं मिनिमम रेंट। ठीक है, अब देखेंगे आउटपुट कितना है, तो 8,000, 13 में 10,000, यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 20,000। ये है 2012 में 8,000 टन, 2013 में 10,000, 2014 में 15,000 और 2015 में 20,000 टन जो है कोल निकाला गया। अब रॉयल्टी कितना था, तो रॉयल्टी कितना हो जाता है, तो ₹1 के हिसाब से 8,000 का रॉयल्टी होगा 8,000, 10,000 का होगा 10,000, 15,000 टन का ₹1 के हिसाब से 15,000 रुपये रॉयल्टी और 20,000 टन का 30,000 रॉयल्टी। ये हो जाएगा रॉयल्टी का अमाउंट। अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे मिनिमम रेंट कितना था, तो मिनिमम रेंट था 10,000, तो सारे ईयर 2012 में भी 10,000, 2013 में भी 10,000, 2014 में भी 10,000 और 2015 में भी 10,000। इस तरह से ये है मिनिमम रेंट। अब जरा देखो मिनिमम रेंट कितना है 10,000, एक्चुअल रॉयल्टी कितना है 8,000, यानी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ कि नहीं हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ, क्योंकि अभी बताया गया है कि जब रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट देन इट विल बी अ शॉर्ट वर्किंग। ये शॉर्ट वर्किंग होगा जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाए रॉयल्टी से, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि रॉयल्टी कम हुआ और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ 2,000। उसके बाद देखेंगे मिनिमम रेंट भी 10,000 और रॉयल्टी भी 10,000, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। उसके बाद रॉयल्टी 15,000 है और मिनिमम रेंट 10,000, यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। मिनिमम रेंट से कम होने पर शॉर्ट वर्किंग होना, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन रॉयल्टी ज़्यादा हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग नहीं है। फिर उसके बाद रॉयल्टी क्या है कि रॉयल्टी यहाँ पे 20,000 है और शॉर्ट मिनिमम रेंट 10,000 है, यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा है अभी भी हमारा मिनिमम रेंट से, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, यानी 1 साल तक शॉर्ट वर्किंग हुआ। अब शॉर्ट वर्किंग रिकूप का मतलब क्या हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप का मतलब हुआ कि ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है 2,000, इसे हम एडजस्ट करते हैं आने वाले सरप्लस से,
तो देखेंगे कि क्या सरप्लस हुई है, क्या सरप्लस का मतलब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आने वाली किसी ईयर में कर देंगे, नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा, उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 2 years ओनली, आने वाले 2 साल में ही सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले साल में हम देखेंगे कि यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप उस ईयर तो हो पाएगा नहीं। 2012 के बाद 2013 में हम क्या देख रहे हैं कि मिनिमम रेंट भी तब 10,000 और रॉयल्टी भी 10,000, यानी कि ना ही सरप्लस है और ना ही शॉर्ट वर्किंग है। अगर हम इससे शॉर्ट वर्किंग को, पिछले शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करेंगे तो फिर इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग का सिचुएशन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस साल तो रिकूप नहीं हो पाया। लेकिन क्या बोला है, इन नेक्स्ट 2 years, यानी कि अभी हमारे पास 1 साल और बचा हुआ है जिससे कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा मिनिमम रेंट 10,000 है और शॉर्ट वर्किंग कितना है 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस 5,000 जो हमारा एक्स्ट्रा है, इसमें से हम 2,000 के अमाउंट को क्या करेंगे, एडजस्ट कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं। तो यानी कि 2,000 रिकूप हो गया, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप में 2,000 दिखाएंगे। और यानी कि इस ईयर में कितना बचा 13,000, यानी कि अब जो हम लोग लैंडलॉर्ड को पे करेंगे वो 15,000 नहीं करेंगे बल्कि 13,000 करेंगे, क्योंकि 10,000 हमारा मिनिमम रेंट है, 15,000 हमारा रॉयल्टी है, 5,000 एक्स्ट्रा आया है, जिसमें से 2,000 पिछले शॉर्ट वर्किंग को हमने एडजस्ट कर दिया, जो कम हुआ था उसको मैंने मेंटेन किया। अब जो हम लोग 13,000 ही सिर्फ लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। अब जो है यहाँ पे अगले साल 20,000 हमारा है और यहाँ पे 10,000। तो अब हमारा पिछला शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो चुका है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें भी दिखाएंगे। अब जो है वो शॉर्ट वर्किंग जो कि आने वाले साल में एडजस्ट नहीं हो पाता है बिल्कुल भी, उसे लास्ट में, जैसे कि मान लो अगर इस ईयर में भी नहीं हो पाया, 2 सालों तक यहाँ पर दिया गया कि आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे 13 में नहीं हो पाया, 14 में हो गया। अगर 14 में भी नहीं होता तो 15 में हम नहीं करते, क्योंकि 2 साल में ही करना था। तो अब लास्ट में वो जो 2,000 का अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा हो गया। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने की जरूरत हमें नहीं है लास्ट में, क्योंकि कहीं से कोई अमाउंट लॉस नहीं हुआ है। अब एक और आप कॉलम बना सकते हो, एक कॉलम और मैं बना के बताऊंगा। ये जस्ट मैं आपके सारे टर्म्स को बताने के लिए, समझाने के लिए बताया हूँ। यहाँ पर पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड को कितना कितना पे करेंगे। फर्स्ट में 10,000 ही करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम रेंट करना है। सेकेंड में भी आपको 10,000 ही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। थर्ड में 15,000 हुआ, लेकिन आप 2,000 पीछे वाले से एडजस्ट कर लिए हो, इसीलिए आप इसमें 13,000 शो करोगे और लास्ट में आप 20,000 का 20,000 पे करोगे। आपको अगर एनालिटिकल टेबल समझ में आ गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके बाद अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल एंट्री को समझने से पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल फिर से समझेंगे, जिसमें आपको और डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ जितने भी टर्म्स थे जैसे रॉयल्टी, आउटपुट, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सिर्फ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लिया गया था। तो अगले क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉयल्टी का, तो एनालिटिकल टेबल और जनरल एंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास समाप्त।